महेश, यह तुम क्या कर रहे हो? महेश अपनी माँ का हाथ खींचते हुए उसे कमरे में लेकर आया और बोला, तुम अपना सामान पैक कर लो और अपने तीनों बेटियों के साथ मेरे घर से निकल जाओ। अब मैं तुम्हें और अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ खड़ी की खड़ी रह गई। आंखों में आंसू लिए हुए बोली, बेटा, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? तीन तीन बेटियों को लेकर इस शहर में तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन? मुझे और अपनी बहनों को घर से निकाल दोगे तो महेश, हम कहाँ जाएंगे? अपनी सास राधा की बात सुनकर उनकी बहू सुषमा भड़कती हुई बाहर आई और कहने लगी, हमने ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का। तुम सब गांव के गंवारों को अपने पास रखकर मुझे बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। ये मैं ही जानती हूँ। अब मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। मैं एक हाई फाई सोसाइटी में रहती हूँ और मेरी सहेलियां भी हाई फाई सोसाइटी में ही रहती हैं, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैं उनको अपने घर नहीं बुला पाती हूँ। तुम लोगों को देखकर वह सब मुझ पर हंसते हैं, इसलिए निकल जाओ मेरे घर से और मुझे मेरे घर में जीने दो। तभी राधा बोली, बेटा, वैसे भी तुमने हमें पीछे का एक कमरा ही दे रखा है। माँ बेटी तुम्हारे इतने बड़े घर में आते भी नहीं हैं। जैसे तुम लोग कहते हो हम उसी तरह से तो रहते हैं, फिर भी हमें घर से निकाल रही हो। फिर राधा अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद एक तू ही अपनी बहनों का सहारा है। भूल गया क्या कि तुम्हारे बाबूजी के मरते समय तुमने उनसे वादा किया था कि अपनी माँ का ख्याल रखोगे, अपनी बहनों की पढ़ाई पूरी करवाओगे और उनकी शादियां भी कराओगे। और मुझे भी तो यही कहकर तुम शहर लाए थे। तुमने इसी शर्त पर गांव की जमीन को भी बेच दिया कि मुझे और अपनी बहनों को अपने साथ शहर में रखोगे। तुम पिताजी के बाद बड़े भाई हो अपनी बहनों को संभालने के लिए, लेकिन तुम अपनी सारी जिम्मेवारियों से पीछा छुड़ाना चाहते हो। अब तो हम गांव में वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ना तो घर बचा है और ना ही जमीन। तभी बहू उनके कमरे में से एक बैग में सारे कपड़े पैक करके उनके सामने फेंकते हुए बोली, निकल जाओ यहाँ से। और अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, अब अगर तुम्हारी माँ इस घर में एक दिन भी अपनी बेटियों के साथ रुकी तो समझ लेना मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी और अपने डैडी से कह दूंगी कि अपने दामाद की जगह बिजनेस पार्टनर किसी और को बना लो। यह सुनकर महेश घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, तुम मायके नहीं जाओगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। महेश यह बात अच्छी तरह से जानता था कि आज वह सुषमा के पिताजी की वजह से इतने बड़े बंगले में खड़ा है। बिजनेस पार्टनर होने की वजह से बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और यह सारे शौक उसी के पिताजी की वजह से हैं। और अगर उसके पिताजी नाराज हो गए तो उसका आराम ही छिन जाएगा। यही सोचकर महेश ने दरवाजे पर पड़े बैग को उठाकर माँ के हाथ में थमाते हुए बोला कि माँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या जो अभी तक घर की दहलीज पर खड़ी हुई हो? निकल जाओ अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से। बड़ी बेटी रीमा बोली, भैया, आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हो। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है और बचपन में हम सभी लोग साथ साथ में खेलते थे। मुझे तो अपने भाई पर इतना गुमान था, लेकिन आज आपके व्यवहार को देखकर मन बड़ा दुखी हो गया। मुझे तो लगा था कि पिताजी के जाने के बाद आप हम सबकी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। तुमसे हम सबकी बड़ी उम्मीदें थी। भाई, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, इतना बड़ा बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ी, खूब सारा पैसा है, तो क्या अपनी माँ और बहनों को नहीं रख सकते हो? तभी सुषमा बोली, तो तेरी माँ को घर में किसी कोने में रख भी लेती, पर पूरी की पूरी पलटन साथ में लेकर चलती है तेरी माँ। अब तीन तीन बेटियों को रखना हमारे बस की बात नहीं है और हमने इधर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो तुम लोगों को अपने घर में रखेंगे। इसलिए अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। यह घर मेरे डैडी का दिया हुआ है। इसमें सिर्फ
मेरा और मेरे पति का हक है। दरअसल सुषमा को यही चिंता थी कि कहीं उसका पति अपनी माँ और बहनों के प्यार की वजह से पिघल न जाए और उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्च, शादी ब्याह के खर्च उठाने के लिए तैयार ना हो जाए। इसीलिए सुषमा ने पहले से ही यह प्लान बना लिया था कि माँ बेटियों को घर से निकालना ही बेहतर होगा और महेश भी जिंदगी के ऐशो आराम के लिए अपनी माँ बहनों को छोड़ने के लिए तैयार था। सुषमा अच्छी तरह से जानती थी कि महेश को पैसे ज्यादा प्यारे हैं। वह अपनी माँ और बहनों की वजह से अपनी लग्जरी लाइफ कभी नहीं छोड़ेगा। तभी सुषमा कहती है, बुढ़िया सुनाई नहीं देता क्या? उठाओ अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। तभी बड़ी बेटी रीना बोली, भाभी अब आप एक शब्द भी मत बोलिएगा। बहुत बेइज्जती कर ली माँ की, और कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो तो सही, तुम्हारी बहन के अंदर गुरूर तो ऐसे भरा है जैसे कहीं की महारानी हो। महारानी हूं या नहीं, लेकिन फालतू की बातें नहीं सुनूंगी अब। जब तक आपके घर में रह रहे थे तब तक हमने बहुत कुछ सहन किया था। तुम्हारे घर के सारे काम भी हम चारों माँ बेटियां ही करती थी, फोकट में नहीं रखती थी तुम। अब घर के कामों के लिए तुम्हें काम वाली रखनी पड़ेगी, तब तुम्हें हमारी कीमत का पता चलेगा। देख रहे हो अपनी बहन के तेवर, हाथ में एक पैसा नहीं, लेकिन अकड़ सातवें आसमान पर है। रीना कहती है, भाभी अकड़ नहीं बल्कि स्वाभिमान है। तभी राधा बेटी को शांत करते हुए बोली, बेटी शांत हो जाओ। शहर आकर बेटा इतना बदल जाएगा इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन बेटा ठीक हो गया तो इधर रहकर हम क्या करेंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारे घर से जा रहे हैं। जाते जाते राधा अपनी बहू से बोली, बहू तुम्हें जिन पैसे का इतना घमंड है ना, एक दिन देखना मेरी बेटियां तुम्हारा घमंड तोड़ देंगी। वह भी कामयाबी के ऐसे मुकाम को छुएंगी जिसकी कभी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। राधा की बात सुनकर बहू सुषमा हंसने लगी और बोली, हा हा, आता ही क्या है तुम्हारी बेटियों को, झाड़ू पोछा करने के सिवा तो उन्हें कुछ आता नहीं है। अब किसी के घर में जाकर बस यही कर सकती हैं वह, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चली है मेरी बराबरी करने। सुषमा कहते हुए हंसने लगी और सुषमा ने उनकी बेटियों को धक्का देकर बोली, पलटकर दोबारा मेरे घर कभी मत आना। राधा अपने बेटे की तरफ बड़ी आस से देख रही थी, पर बेटा चुपचाप सर झुकाकर अंदर चला गया। बेटे की चुप्पी राधा को खाए जा रही थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। तीनों बेटियों को लेकर राधा वहां से जाती है और थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी सबसे छोटी बेटी रोने लगी और बोली, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? क्या हमें इसी पेड़ के नीचे रहना होगा माँ? बेटी की बात सुनकर राधा ने अपनी तीनों बेटियों को गले से लगा लिया और हिम्मत देते हुए कहने लगी, नहीं बेटा, एक दिन हमारा अपना घर भी होगा। हम भी अपने घर में शान से रहेंगे, सारी सुख सुविधाएं होंगी, कोई कमी नहीं होगी हमारे पास भी। बस कुछ दिनों की मुसीबत है और हमें इसे पार करना है। सुख दुख तो सबकी जिंदगी में आता है बेटा, अभी हमारा बुरा समय चल रहा है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तभी तो 1 साल पहले तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए और तुम्हारे भैया ने भी हमें छोड़ दिया, लेकिन यह समय भी बीत जाएगा और एक दिन देखना हमारा समय भी आएगा। इस तरह से अपनी बेटियों को राधा हिम्मत देती रही। राधा की हिम्मत की वजह से उनकी बड़ी बेटी रीना भी बड़े हिम्मत वाली थी। शाम होते होते सबको भूख लगने लगी। आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी किसी मंदिर के घंटे की आवाज आने लगी तो राधा कहती है, चलो मंदिर चलते हैं, हो सकता है उधर हमें कुछ खाने को मिल जाए। राधा अपनी बेटियों को लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। मंदिर में भगवान की दया से भंडारा हो रहा था। राधा अपनी बेटियों के साथ भंडारे में भोजन करने लगी और कहने लगी, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, और आज तो मुझे तुझ पर भरोसा हो गया है कि तेरे रहते कोई भूखा नहीं सोएगा। 1-2 दिन तो चारों ने मंदिर का प्रसाद खाकर ही निकाल दिया,
लेकिन फिर वह अपनी बेटियों से बोली कि बेटा, हम इस तरह से ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। हमें कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, तभी पैसा कमा पाएंगे और अपने लिए एक छत ले पाएंगे और 2 वक्त का खाना भी। तभी बड़ी बेटी रीना कहती है, लेकिन माँ, हमारे पास तो एक फूटा पैसा भी नहीं है और बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो राधा ने अपने कानों के छोटे छोटे कुंडल को उतारते हुए बोली कि मैं इनको बेच देती हूँ, इससे थोड़ा सा पैसा हमें मिल जाएगा। बड़ी बेटी रीना कहती है कि माँ, इनको हम बेचेंगे कहाँ, हमें तो यह भी नहीं पता इतने बड़े शहर में। उसी वक्त मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए एक सेठ सेठानी राधा को दिखाई दिए। राधा भागते हुए उनके पास पहुंची और कानों के कुंडल खरीदने के लिए कहने लगी। सेठानी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो राधा कहती है कि कुछ मजबूरी है, 3 3 बेटियां की जिम्मेदारी है, इसलिए बेचने पड़ रहे हैं। इतना कहते कहते राधा रो पड़ी। सेठानी पूछती है कि तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं? तो राधा इशारा करते हुए अपनी बेटियों की तरफ, वह बैठी मेरी 3 बेटियां। फिर सेठ बोला, कुंडलों से तो तुम्हें बहुत ही कम पैसा मिलेगा, इससे कुछ ही दिन का गुजारा हो पाएगा। इतने कम पैसे का तुम क्या करोगी? तो राधा कहती है कि सेठ, मैं इस पैसे से एक सब्जी का ठेला खरीद लूंगी, जिससे हम माँ बेटियां सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे। तो सेठ सेठानी उन्हें उन कुंडलों के बदले में 15,000 रुपए दे देते हैं। राधा ने इन पैसों से एक सब्जी का ठेला खरीद लिया और मंदिर के बाहर ही सब्जी का ठेला लगा लिया, ताकि आने जाने वाले लोग वहां से ताजा सब्जी खरीद कर ले जा सके। 2 दिन के बाद सेठ और सेठानी फिर से मंदिर आते हैं और राधा को सब्जी बेचता हुआ देखकर सोचते हैं कि यह तो बड़ी ही ईमानदार औरत है। मन ही मन में विचार करने लगते हैं कि क्यों ना इसको अपने घर ले चले। सेठानी राधा के पास जाती है और उससे कहती है, तुम हमारे साथ हमारे घर रहने चलो। घर बहुत बड़ा है, मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है। इतने बड़े घर में हम रहने वाले 2 ही आदमी हैं। क्या तुम हमारे साथ चल सकती हो हमारे घर में रहने के लिए? यह सुनकर राधा बड़ी सोच में पड़ गई कि सेठानी से कहती है कि वो कैसे आपके साथ चल पड़े। फिर राधा कहती है कि सेठानी, आपके घर में अगर कोई काम है तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। काम के बदले आप मुझे कुछ पैसा दे देना, जिससे मैं मेरी बेटियों को पढ़ा लिखा सकूं। सेठानी राधा की सोच सुनकर बड़ी खुश होती है कि कितनी स्वाभिमानी औरत है। सेठानी कहती है, ठीक है राधा, मेरा घर बहुत बड़ा है और मेरा रसोइया भी काम छोड़कर चला गया है। तुम मेरे घर में घर की साफ सफाई और खाना बनाने का काम कर लेना। चलो तुम मेरे साथ। राधा सेठानी से कहती है कि उसे कुछ समय दे, ताकि वह अपनी बेटियों से भी इस बारे में बात कर ले। तभी राधा जाकर अपनी बेटियों के साथ इस बारे में बात करती है। तो बेटियां कहती हैं, माँ, यह तो बहुत ही अच्छा हो गया, हमें रहने के लिए घर भी मिल जाएगा और हमें काम भी मिल जाएगा। फिर वह चारों माँ बेटी सेठ सेठानी के साथ उनके घर में जाकर रहने लगते हैं। घर सही में बहुत बड़ा था और घर में रहने वाले सिर्फ सेठ और सेठानी। राधा की बेटियां जब घर का सारा काम कर लेती थी तो पुरानी किताबों से पढ़ाई करती थी। एक दिन सेठानी ने उन्हें देखा तो पूछा कि बेटा, यह तुम क्या कर रहे हो? तो बेटियों ने जवाब दिया कि सेठानी, हमारी पढ़ाई छूट गई है, हमें पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन अब यह शौक पुरानी किताबों से ही पूरा कर लेते हैं। यह सुनकर सेठानी का मन बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा, अगर तुम्हें पढ़ने का इतना ही शौक था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं सेठ से कहकर कल ही तुम्हारा किसी अच्छी जगह एडमिशन करवा देती हूँ, जहां जाकर तुम पढ़ाई कर सको। यह बात सुनकर राधा की बेटियां बहुत खुश हो गई। जल्दी ही सेठ ने तीनों बेटियों का एडमिशन एक अच्छी जगह करा दिया। अब राधा सारा दिन घर में काम करती और उसकी बेटियां पढ़ाई करती। इस तरह से राधा के जीवन के 12 साल बीत गए। अब राधा की बड़ी बेटी वकील बन गई थी, दूसरी बेटी डॉक्टर बन गई थी और तीसरे नंबर की बेटी पुलिस में अफसर लग गई थी।
अब राधा के पास उसका खुद का घर था, जिसमें वह आराम से सारी सुख सुविधाओं के साथ रहती थी। राधा की बेटियां अपनी माँ का बहुत ध्यान रखती थी। वहीं दूसरी तरफ राधा के बेटे का हाल बहुत बुरा हो गया था। उसके ससुर की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी। वह उनके बिजनेस में पार्टनर तो था, लेकिन उसे कोई काम धाम नहीं आता था, जिसकी वजह से उसका बिजनेस चौपट हो गया। आप उसे पैसे पैसे के लिए मोहताज होना पड़ रहा था। एक दिन वह शहर में अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। तभी उसने अपनी बड़ी बहन रीना को गाड़ी से जाते हुए देखा। उसने अपनी बहन का पीछा किया और उसने देखा कि गाड़ी एक बहुत बड़े घर के अंदर चली गई और वह बाहर रोड पर ही खड़ा रहा। यह देखकर वो बहुत हैरान हो गया और जल्दी से अपने घर वापस आ गया। वहां जाकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसकी बहन और उसके माँ के दिन अब बहुत अच्छे हो गए हैं। यह सुनकर सुषमा अपने पति से कहती है, तो यह तो बहुत अच्छी बात हुई। तुम्हारी माँ तुम्हें पैसा दे देगी और मेरे पिताजी का जो बिजनेस है वह बच जाएगा। महेश कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ और बहनों को इस घर से बेइज्जत करके बाहर निकाला था। अब उनके सामने जाकर पैसे मांगू? तो सुषमा कहती है, तुम बेटे हो और वह बेटियां हैं, और एक माँ हमेशा बेटे की तरफ ही झुकती है। जैसे ही तुम अपनी माँ के सामने रोना शुरू करोगे, तुम्हारी माँ तुम्हें गले से लगाकर तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हो जाएगी। सुषमा कहती है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और देखती हूँ तुम्हारी माँ का महल। जैसे ही सुषमा घर के बाहर पहुंची, सुषमा का मुंह खुला का खुला रह गया और वह जाकर घर की डोरबेल बजाती है। अंदर से राधा आती है और दरवाजा खोलते ही अपने बहू बेटे को देखकर हैरान हो जाती है। वह पूछती है, आज कैसे इतने सालों बाद तुम्हें अपनी माँ की याद आई महेश? तो दोनों बेटा बहू माँ के पैरों में गिरकर रोने लग जाते हैं और बहू सुषमा अपने पिता की मृत्यु की खबर उसे सुनाती है और बताती है कि कैसे उनका बिजनेस डूब गया। तो राधा कहती है, अच्छा यह बात है, अब तुम मुझे पैसे मांगने आई हो? फिर राधा कहती है, बहू जब तुमने मुझे उस घर से निकाला था तो मैं भी इतनी ही मजबूर थी जितनी मजबूर आज तुम खुद हो। राधा अपनी बहू से कहती है कि पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं। अपने बेटे को कहती है, महेश तुझे तो आज मैं अपना बेटा भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि तुमने बेटे होने का, एक भाई होने का कोई फर्ज अपनी जिंदगी में नहीं निभाया है। तुम दोनों चुपचाप से मेरे घर से निकल जाओ। मुझे किसी भी तरह की दया या पैसे की उम्मीद तुम मत करो। महेश कहता है, माँ ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तो आपका इकलौता बेटा हूँ, अपनी तीनों बहनों का एक भाई हूँ। अब राधा गुस्से में लाल पीली हो जाती है और अपने बेटे के मुंह पर एक तगड़ा रैपटा जड़ देती है और कहती है, निकल जाओ मेरे घर से। और रोते हुए कहती है कि काश तेरे जैसे बेटे की जगह भगवान उसे एक और बेटी दे देता। राधा धक्का मारकर अपने बहू बेटे को घर से बाहर निकाल देती है और अपनी तीनों बेटियों पर फक्र महसूस करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आपको कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताना बिल्कुल भी ना मिलेंगे आपसे एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।